हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है भूकंप, ज्वालामुखी, ग्रहण और ज्वार भाटा। ये सारे टॉपिक हैं, ये एक ही वीडियो में कवर करना है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं? भू मीन्स होता है पृथ्वी, कंप मीन्स होता है कंपन। पृथ्वी के कंपन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? भूकंप। इजी। लेकिन इसके आने का कारण क्या है? तो सबसे पहले इसके आने का कारण समझते हैं। देखिए, पृथ्वी ये होगी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के लगभग पृथ्वी से लगभग हम लोग जाएंगे 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अंदर। जब पृथ्वी के अंदर लगभग 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो इस क्षेत्र में, मान लो इस क्षेत्र में प्लेटें पाई जाती हैं। इस तरह से प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो कुछ प्लेटें पाई जाती हैं। तो इस प्लेटों को तीन टाइप की प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, कितने टाइप की? तीन टाइप की। तो सबसे पहले तीन टाइप की प्लेट में हम लोग देखते हैं। ये होता है इस टाइप की प्लेट। देखिए, ये है दूसरी टाइप की, ये होती है तीसरी टाइप की। तीन टाइप की प्लेटें पाई जाती हैं। सबसे पहले आ गया इस टाइप की प्लेट, फिर दूसरा आ गया इस टाइप की प्लेट, तीसरा आ गया इस टाइप की प्लेट। ठीक है, तो जो इस टाइप की, देखो एरो इस तरह से एरो बना है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसे कहेंगे रूपांतरित प्लेट। क्या कहेंगे इसे? रूपांतरित रूपांतरित प्लेट। रूपांतरित प्लेट। ठीक। दूसरे का नाम क्या है? अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट। ठीक है। और तीसरे का नाम है अभिसारी अभिसारी प्लेट। ठीक है, तो कितनी टाइप की प्लेट हो गई? तीन टाइप की प्लेट हो गई। एक हो गया रूपांतरित प्लेट, दूसरा हो गया अपसारी प्लेट, और तीसरा हो गया अभिसारी प्लेट। रूपांतरित प्लेट के कारण देखो इस तरह से जो है, एक एरो ऊपर एक नीचे, तो जब ये प्लेट आपस में एक दूसरे को खसक, मतलब एक दूसरे से हट जाती है, तो क्या होता है? तो आता है भूकंप। तो इसमें क्या आएगा भाई? भूकंप। ये आ गया भूकंप। ठीक है, भूकंप। रूपांतरित प्लेट के कारण कौन सी आता है? क्या आता है? तो भूकंप आता है। अब सारी प्लेट, दूसरा कौन सा प्लेट है? अब सारी प्लेट। अब सारी प्लेट क्या होता है कि जो ये प्लेटें हैं वे दूर चली जाती हैं, आपस से दूर चली जाती हैं। जब दूर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा हम लोगों का ज्वालामुखी। ये हो गया हम लोगों का ज्वालामुखी। और तीसरी चीज आ गई है अभी सारी प्लेट, मतलब प्लेट क्या हो रही है? जुड़ रही है और आपस में पास में आ रही है, तो किसका निर्माण होगा? तो माउंटेन का। माउंटेन। ठीक है, चाहे पर्वत, इसका पर्वत का निर्माण होगा। तो आई होप आपकी ये समझ में आ रही होगी। देखिए, रूपांतरित प्लेट, अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट। ठीक है, अभिसारी प्लेट, अपसारी, ये अपसारी प्लेट है, ये अपसारी प्लेट है, सॉरी, ये अपसारी प्लेट है। ठीक है, अपसारी प्लेट, इससे ज्वालामुखी, अभिसारी प्लेट माउंट या पर्वत का निर्माण होता है। अब इसके बाद आगे आते हैं, तो किस प्लेट के द्वारा भूकंप आएगा? तो आएगा किसके द्वारा? रूपांतरित प्लेट के द्वारा। किस प्लेट के द्वारा? तो रूपांतरित प्लेट के द्वारा क्या आएगा? भूकंप आएगा। देखिए, अब ये आ गया हम लोग की पृथ्वी। जहां से ये निकलता है, भूकंप जहां से निकलना स्टार्ट कर देगा,
जहाँ से ये बनना स्टार्ट कर गए फिर निकलेगा, तो जहाँ से ये बनेगा उसे कहेंगे अभिकेंद्र। अभिकेंद्र, हाँ सॉरी, अभिकेंद्र, उद्गम केंद्र। क्या कहेंगे इसे? उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, क्योंकि उद्गम हो रहा है। फिर इसके बाद ये सबसे पहले जहां पर जाकर के टकराया, पृथ्वी के जिस भाग पर या जिस पोल पे जाके टकराया, तो उसे हम लोग कहेंगे अभिकेंद्र। अभिकेंद्र। फिर इस तरह से इसकी तरंगे फैलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी तरंगे फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो होता है कहाँ से? तो उद्गम केंद्र होता है, ये पॉइंट होता है जहाँ से ये उद्गम हो रहा है। अभिकेंद्र सबसे पहले जिस पॉइंट से वो निकलने की कोशिश कर रहा है या जिस पॉइंट पे वो पहुंच रहा है उसे कहेंगे हम लोग अभिकेंद्र। अब देखिए, ये इसकी तरंगे होती हैं वो लगभग 3 टाइप की होती हैं। पी टाइप की, और आ गया एस टाइप की, और आ गया एल टाइप की। ठीक है, पी टाइप मतलब प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, और ये हो गया लोअर तरंगे। तो प्राइमरी तरंगे हम लोग देखेंगे क्या होता है कि इसकी स्पीड होती है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंडरी के, तो ये होगा 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर आ गया लोअर की, तो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो पी, एस और एल, ये हो गया तरंगों के नाम। क्या हो गया? तरंगों के नाम। ठीक है, ये अभिकेंद्र, उद्गम केंद्र। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, भूकंप के अध्ययन करने को क्या कहेंगे हम लोग? भूकंप के अध्ययन, जो भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो भूकंप के अध्ययन करने को हम लोग कहेंगे सिस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन करने को क्या कहेंगे हम लोग? सिस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। फिर इसको किससे मापेंगे हम लोग? किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, किसके द्वारा मापेंगे? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग इसको मापेंगे। और तीसरी चीज आती है इसकी तीव्रता। इसकी तीव्रता, तीव्रता किस में मापेंगे? तो तीव्रता मापेंगे हम लोग तीव्रता रिएक्टर में मापते हैं, रिएक्टर। ठीक है, तीव्रता किस में मापेंगे हम लोग? तो रिक्टर। इसमें आ गया रिक्टर, चाहे टेर या टर, रिक्टर। ठीक है, तीव्रता मीन्स उसकी कितनी तेजी है, मतलब कि कितनी स्पीड से आ रहा है वो। तो सिस्मोग्राफ इसका मापक हो गया और उसकी तीव्रता मापक हो गया रिक्टर। ठीक है, रिक्टर। और इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भूकंप समझ में आया होगा कि भूकंप कैसे आता है, किस तरह से आता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर या जापान का क्षेत्र, जो जापान का क्षेत्र होता है उसमें ये प्लेटें ज़्यादा पाई जाती हैं, रूपांतरित प्लेटें ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो जापान के क्षेत्र में ज़्यादातर भूकंप आते रहते हैं। फिर इंडिया में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का साइड रूपांतरित प्लेटें पाई जाती हैं इस तरह, इसलिए वहाँ ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है। फिर प्रशांत महासागर के हम लोग अग्नि वलय जानते हैं, जो प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र है वहाँ पर भी भूकंप ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें भी रूपांतरित प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप तो ये आपको भूकंप की सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी किसे कहेंगे?
तो पृथ्वी के अंदर अभी ये बताओ कि ये कौन सी प्लेट इसमें लगेगी। तो प्लेटें के टाइप पढ़ाया गया है, ये 3 टाइप की प्लेटें आपको बताई गई हैं। तो इसमें किस टाइप की वजह से यह ज्वालामुखी आने की संभावना होती है। ये इस टाइप की प्लेटें या अपसारी या अभिसारी प्लेटें। ये हो गया अभिसारी प्लेटें। तो आएगा ये। तो इसमें किससे है? ये हो गया रूपांतरित प्लेटें। ये हो गया अपसारी। तो इसमें किसके अपसारी प्लेटों की आने की प्लेटों की वजह से ही क्या आता है, भूकंप आता है, सॉरी ज्वालामुखी आता है। अपसारी प्लेटों, ठीक है, ये है अपसारी प्लेट, ये है अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेटों के कारण ही भूकंप आता है। और इसके बाद इससे तो माउंटेन बनता है, मतलब पर्वत बनते हैं। तो सबसे पहले यह चीज जान जाए कि जो ज्वालामुखी किसकी वजह से आता है, तो अपसारी प्लेटों की वजह से ही आता है। अब ज्वालामुखी देखा जाए तो ज्वालामुखी किस तरह से बनता है, हम लोग जानते हैं। देखिए कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ये मैग्मा हम लोग कह सकते हैं, मैग्मा, ये इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की देखिए इस तरह से मान लीजिए, और यहाँ पर इस साइड इस तरह से मान लीजिए। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मैग्मा होते हैं। ये होता है पृथ्वी के अंदर मैग्मा, इसका नाम है मैग्मा। ठीक है, अब ये मैग्मा क्या होता है कि धीरे धीरे गर्म होकर के, ज़्यादा गर्म होकर के, और ये ऊपर उठने लगता है। जब ये ऊपर उठता है तो इस तरह से उठ करके यह बाहर विस्फोट करके बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे लावा। क्या कहेंगे इसे हम लोग, लावा। तो मैग्मा निकल के आगे बन गया लावा। ठीक है, लावा बन गया, और ये जिस रास्ते आता है, ये जिस रास्ते आता है उसे हम लोग कहेंगे क्रेटर। क्या कहेंगे इसे, क्रेटर। क्रेटर, ये हो गया मैग्मा, ये हो गया लावा, ये हो गया क्रेटर। जिस रास्ते से ये आएगा उसे हम लोग कहेंगे क्रेटर। ये हो गया हम लोगों का मैग्मा। ठीक है, कोई पूछेगा कि ज्वालामुखी में से सबसे ज्यादा क्या निकलता है, जब ये विस्फोट होता है तो क्या निकलता है सबसे ज्यादा, तो निकलता है जल वाष्प। क्या सबसे ज्यादा निकलता है, तो जल वाष्प निकलता है। कौन सा सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है जल वाष्प। ठीक है, क्या निकलेगा सबसे ज्यादा, तो जल वाष्प। तो ये लावा, अब ज्वालामुखी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये निकलता है तो इससे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, फिर कुछ सालों बाद ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ज्वालामुखी के हम लोग प्रकार देखेंगे। ज्वालामुखी के प्रकार में देखेंगे, सबसे पहले सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, तो सुषुप्त या सक्रिय भी पहले ले सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त, इसमें प्रसुप्त भी कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, और तीसरा आता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। यह प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वाला, देखिए सक्रिय ज्वालामुखी मीन्स जो हमेशा सक्रिय रहे, उसे हम लोग कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये कभी कभी विस्फोट करता रहता है, मतलब कभी कभी ये निकलता रहता है, इसे हम लोग कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। यह है प्रसुप्त, ये ट नहीं त, प्रसुप्त ज्वालामुखी। फिर यह है मृत, मृत ज्वालामुखी, ये त है, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि ज्वालामुखी भारत में कहाँ है। भारत में हम लोग जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, भारत का अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर पाया जाता है बैरन द्वीप। क्या है, बैरन द्वीप एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। और कुछ यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के नाम लिखे गए हैं, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब इटली का नहीं लिखा गया, इटली का एटना, आप लोग उसको याद देख लीजिएगा।
जो जो इम्पोर्टेंट है उसको भी लिखा है। देखिए जापान का है माउंट फूजी, माउंट फूजी ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोवा, यूएसए का है मौना लोवा। और भारत का एकमात्र है बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र है बैरन द्वीप। तो कोई पूछे कि अगर जब ज्वालामुखी फूटता है या विस्फोट करता है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, कौन सी चीज़ें निकलती हैं, तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलती है। तो आई होप आपको ये ज्वालामुखी चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, तो चलते हम लोग ग्रहण के बारे में। अब हम लोग पढ़ें किसके बारे में, ग्रहण, ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण हम लोग अक्सर जानते हैं, सुनते रहते हैं, क्या है ये। तो देखिए ये हमारा है सूर्य, ये हमारा है सन, SUN, सन हो गया। अब सन, और ये आगे हमारे बीच में, ये आगे हमारा बीच में मून, क्या आ गया भाई, मून, ये आ गया हमारा मून। ठीक, और हमारी ये आ गई अर्थ, ये आ गई अर्थ। तो अगर सन और मून और अर्थ तीनों एक साथ सामने आ जाए, बिल्कुल पैरेलल, एक साथ, एक समान, लेकिन मून आ जाए बीच में, चंद्रमा कहाँ पर आ जाए, बीच में। ठीक है, चंद्रमा कहाँ पर हो जाए, तो बीच में चंद्रमा आ जाए, तो क्या होगा कि इस तरह से जब सूर्य की किरणें निकलेंगी, इस तरह से, इस तरह से जब सूर्य की किरणें निकलेंगी तो ये पृथ्वी पर पूरी तरह से नहीं पड़ पाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये इसका आधा 90% 80% भाग कौन रोक लेगा, तो चंद्रमा ही रोक लेगा। सन का जो रेज या किरणें हैं वो चंद्रमा ही रोक लेता है, जिसकी वजह से अब हम पृथ्वी, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं और ये इसे हम लोग नहीं देख पाएंगे, जिसकी रेज है, किरणें हैं, वो हमारी आंखों तक प्रॉपर अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी। तो जिसे हम लोग क्या मानेंगे कि सूर्य ग्रहण हो चुका है। कौन ग्रहण हो चुका, तो सूर्य ग्रहण हो चुका। ठीक है, बीच में आ गई तो अब हम लोग इसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण के दौरान इसके किनारे पर देखिए, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब सूर्य पूरी तरह से, पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है, बस थोड़ा थोड़ा किनारे पे दिखाई देता है, इस तरह से। ठीक है, इसके, ये थोड़ा थोड़ा इसके किनारों पर दिखाई देता है और बीच वाला उसका पार्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसे, ये तो हो गया सूर्य ग्रहण। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य के किनारे किनारों का भाग हमें दिखाई, थोड़ा दिखाई देता है और बीच का पूरा भाग अच्छे से दिखाई नहीं देता है। और जो ये इस तरह का जो भाग बनता है, इसे हम लोग कहेंगे कोरोना। इसका नाम होता है कोरोना। क्या नाम है इसका, कोरोना। क्या नाम है इसका, कोरोना। और इसके बीच से कुछ रेज निकलते हैं, कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं, जिसे हम लोग कहेंगे डायमंड रिंग। क्या कहेंगे, डायमंड रिंग। ये हो गया डायमंड रिंग। ठीक है, सूर्य किनारे किनारे से जब जो कुछ रोशनी बचती है, वो जब निकलती है, उसे डायमंड रिंग कहेंगे। और जो इसके किनारे किनारे का भाग रहेगा, पार्ट रहेगा, उसे कहेंगे कोरोना। ठीक है, और यह सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये होता है अमावस्या को। क्या होता है, अमावस्या, अमावस्या, या अमावस्या भी लिखते हैं, अमावस्या भी लिखते हैं, अमावस्या। ठीक है, अमावस्या। तो ये किस दिन को होता है, तो अमावस्या को होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण किस दिन को हो गया, अमावस्या के दिन हो गया। अब इसे क्यों हम लोग खुली आंखों से नहीं देखते हैं, क्योंकि जब ये सूर्य ग्रहण लगता है तो इसमें से एक्स रेज किरणें निकलती हैं। ठीक है, एक्स रे किरणें निकलती हैं, एक्स पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, चाहे पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जो हमारी आंखों को
बहुत नुकसान करती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते सूर्य ग्रहण को। ठीक है, एक चीज़ आगे। सेकंड में आते हैं, फिर ये होगा हमारा सन। ये हो गया हमारा हम लोगों का सन। ठीक, अब सन देखिए, ये हो गया सन और बीच में आ गई पृथ्वी। कौन आ गया? पृथ्वी। ये आ गई पृथ्वी, अर्थ। ठीक, अर्थ आ गई बीच में। अब क्या होगा कि जब ये अर्थ आ गई तो इसकी इसकी किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं वो तो अर्थ पे पड़ जाएगी, लेकिन मून पर इसकी किरणें नहीं पड़ पाती अच्छे से प्रॉपर। मून पर इसकी किरणें नहीं पड़ पाती। ठीक है, अर्थ पे इसकी किरणें पड़ सकती हैं अच्छे से, लेकिन मून पे इसकी किरणें नहीं पड़ पाती है, इसकी रेज नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। क्योंकि इस पर सूर्य की किरणें थोड़ा पड़ेंगी या तो नहीं पड़ेंगी, या तो उसके किनारे किनारों पड़ेगी या तो नहीं पड़ सकती है। तो इसमें बीच में कौन आ गया? पृथ्वी। और इसमें बीच में कौन आ रहा था? मून आ रहा था। ये कब होता है? तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा। ये किस दिन होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। ठीक है, आई होप आपको ये ग्रहण वाली चीजें भी समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं हम लोग ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा किसे कहेंगे? तो देखिए, ये हमारा हो गया सन, ये हो गया सूरज। ठीक है, ये ज्वार भाटा हम लोग पढ़ रहे हैं, सूरज ये हो गया। अब सूरज और ये हो गया हमारी पृथ्वी। क्या होगी भाई? पृथ्वी। ये हमारी होगी पृथ्वी। तो क्या करेगा कि जो ये देखिए, ये क्या करेगा, और ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये हो गया मून, ये हो गया मून। ठीक है, मून। तो मून अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित करेगा किसको? पृथ्वी को। और सन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। सन अपनी तरफ आकर्षित करेगा किसको? पृथ्वी को, अर्थ को। ये पृथ्वी या अर्थ है। ठीक है, अर्थ को आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से इस पे जो पानी होता है वो क्या हो जाएगा? वो उठना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या करेगा? उठना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा? उठना स्टार्ट हो जाएगा। और वही उठने की क्रिया को, वही उठने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ज्वार। जब ये पानी उठ कर, देखो पानी यहाँ से उठ के यहाँ चला आया, तो इसे हम लोग कहेंगे ज्वार। फिर यही पानी अगर नीचे आ गया, उसे कहेंगे भाटा। क्या कहेंगे? भाटा। तो जब ये तीनों एक सीध में आएंगे तो सन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा, मून अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ इस पर जो पानी रहेगा वो क्या करेगा? उठ जाएगा। जब उठेगा तो वो हो गया ज्वार। फिर जब ये सीध से हट जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे, उसे कहेंगे हम लोग भाटा। क्या कहेंगे इसे? भाटा। सेम चीज यहाँ पर भी वही है। देखिए, ये क्या हो गया? तो ये आ गया हम लोगों का अब सन। ये हो गया सन हम लोगों का। सन के बाद आ गया हम लोगों का बीच में मून। ये हो गया सन, और बीच में आ गया मून, मून, और ये आ गई अर्थ। ये आ गई अर्थ। ठीक, तो अब क्या ये मून और ये सन दोनों मिलके इसको क्या करने की कोशिश करेंगे? इसे आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? खींचेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे या खींचेंगे, जिसकी वजह से इस पर जो पानी रहेगा, इस पर जो पानी रहेगा वो क्या करेगा? फैलना स्टार्ट हो जाएगा। पानी फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ही हम लोग कहेंगे क्या हो गया? ये ज्वार है और ये भाटा है। तो इस प्रक्रिया को जब तीनों, चांद या मून, सन और अर्थ तीनों एक सीध में आएंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे वृहद ज्वार भाटा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वृहद ज्वार भाटा। ठीक है, वृहद ज्वार भाटा।
तीनों एक ही सीध में आएंगे, सन, मून और अर्थ, तो इसे हम लोग कहेंगे वृहद ज्वार भाटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ज्वार भाटा समझ में आ रही होगी। अब इसके थोड़ा सा इसमें और एडवांस समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, अब ये तीनों एक सीध में आ गए। अब तीनों सीध में न आकर के, अब तीनों सीध मरे न आकर के ये तीनों 90 डिग्री पर अगर आ गए, अगर ये तीनों 90 डिग्री पर आ गए, ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा हो गया, यहाँ पे पृथ्वी हो गई, ये तीनों एक सीध में ना होकर के ये 90 डिग्री पर अगर आ गए तो क्या होगा, तो ये सूरज अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, सूरज अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इस तरह से खींचेगा। ठीक है, आकर्षित करेगा। चंद्रमा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा इसको। ठीक है, इस तरह से आकर्षित करेगा। और पृथ्वी पे जो ये पानी रहेगा तो इस तरह से उठ जाएगा, इस तरह से ये उठ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उड़ जाएगा। तो इसे ही हम लोग कहेंगे कि जब ये तीनों 90 डिग्री पर आ गए तो इसे हम लोग कहेंगे लघु ज्वार भाटा। क्या कहेंगे? लघु ज्वार भाटा। ये वृहद ज्वार भाटा कब आएगा? ये आता है पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन। लघु ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन आता है। ये वृहद ज्वार भाटा अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन आता है। और लघु ज्वार भाटा किस दिन आता है? तो ये आता है सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। अब डेली जो आता है वो ज्वार भाटा देखते हैं हम लोग। ज्वार भाटा डेली किस तरह से आता है? तो पृथ्वी, ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग का ये इसका डायग्राम यहाँ पे थोड़ा छोटा ही बना देते हैं। इसका ये छोटा ही इसका डायग्राम बना देते हैं। तो डेली में क्या होता है कि पृथ्वी को आकर्षित या पृथ्वी पर प्रेशर लगाता है या पृथ्वी को आकर्षित करता है कौन? डेली चंद्रमा। एक तो आकर्षित करेगा और एक पृथ्वी अपने पानी को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करती है, और एक चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है। किसको? पृथ्वी को। जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है डेली। क्या आता है? ज्वार भाटा। देखिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के प्रतिकर्षण। पृथ्वी अगर अपने पानी को प्रतिकर्षित कर रही है, ठीक है, तो वो तब भी ज्वार भाटा आएगा। और अगर चंद्रमा अपनी ओर पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है तब भी ज्वार भाटा आएगा। और एक ज्वार भाटा, देखिए ये हो गया ज्वार, मतलब पानी उठा हुआ है, ये पानी उठा हुआ है यहाँ से, ये देखिए पानी उठा है, तो जो उठा हुआ है उसे हम लोग कहेंगे ज्वार। ज्वार और भाटा के बीच में कितना टाइम लगता है? तो 6 घंटा 13 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है, एक ज्वार भाटा के बीच में कितना समय लगता है आने में और जाने में? तो 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है, तो पृथ्वी की आकर्षित और चंद्रमा के आकर्षण, पृथ्वी का प्रतिकर्षण, ये डेली जो ज्वार भाटा आता है, प्रतिदिन जो ज्वार भाटा आता है वो इस कारण आता है। ठीक है, और वृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा तो हम समझ चुके हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप एक बार 2 बार इसका रिवीजन करिए, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।